ओके, सबका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए। अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। क्या नाम है? अप्रोप्रिएशन ऑफ। ये शब्द जो है अप्रोप्रिएशन, ये सुना सुना सा लग रहा है क्या? इसका मतलब क्या होता है बताओ। क्या क्या बोलिए? नहीं, बांटना। हाँ, तो बेसिकली हुआ क्या समझो, ठीक है। मान लो 1 जनवरी को तुम लोग हमसे उधार लिया, फिर 31 मार्च को उधार लिया, फिर 3 जुलाई को उधार लिया, फिर 7 अक्टूबर को उधार लिया और फिर 31 दिसंबर को उधार लिया, ठीक है। मानो 1 जनवरी को 500, फिर 1000, फिर 1500, फिर 500, फिर 1500 उधार लिया। उधार मानो तुम लोग ले रहा है मेरे से, तो तुम लोग मेरे को पेमेंट करेगा। मानो तुम लोग मेरे को पेमेंट किया 1900 रुपया। मेरे मन में एक डाउट आया, ये पीछे से 1900 दिया है तुम लोग, ये आगे का 1900 दिया, समझ रहा है? 1900 तो दिया, ये लास्ट 2 उधार लिया उसका दिया या पहले का उधार का मिल रहा है? तो ये उधार, ये जो वापस हमको मिला पैसा, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इट, ये हम लोग आज सीखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड। अगर तुम लोग जब दे रहा है पेमेंट, उस टाइम तुम लोग बोल के पे कर रहा है कि भैया ये लास्ट 3 में से काटिएगा। तुम लोग बोला ना, शब्द का इस्तेमाल किया, और जब शब्द ओरली या रिटर्न में इस्तेमाल हो तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस। तो हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट का एक्सप्रेस इंटीमेशन हो, तो उस टाइम पे क्या करेंगे? मेरे पास कोई ऑप्शन है? तुम लोग जैसे बोला वैसे ही अप्लाई करना होगा। तो हम लोग क्या सीखे? अगर एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट को इंडिकेट कर दिया जाए तो क्या करेंगे? अप्लाई कर लेंगे अकॉर्डिंगली। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड। जैसे हमारे केस में क्या हुआ, 1900 दिया लेकिन बताया नहीं, तो क्या किया जाए? बोला गया वेयर द डेटर हैज ओमिटेड टू इंटीमेट। डेटर कौन होता है? जो उधार लेता है। क्रेडिटर कौन होता है? जो उधार देता है। अगर उधार लेने वाला पेमेंट करते टाइम नहीं इंटीमेट कर रहा है, नहीं बता रहा है कि कौन सा पेमेंट किसका है, तो जो उधार दिया था यानी कि क्रेडिटर, उसके हाथ में पावर रहता है कि वो अप्लाई कर पाए अपने खुद के मर्जी से, वो अप्लाई कर पाए इट एट हिज ओन डिस्क्रिशन। यानी कि हम लोग जो उधार दिए थे, हम लोग को 1900 मिला ना, मेरा जैसे मन हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। हम चाहे तो इस महीना का 1500 और फर्स्ट महीना का 500 में अप्लाई कर सकते हैं। हम चाहे तो बीच से अप्लाई कर सकते हैं। किसके हाथ में है? क्रेडिटर के हाथ में है, अगर नहीं बोला हुआ है तो। अगर डेटर बता के देगा तो क्या क्रेडिटर डिसाइड कर पाएगा? नहीं पाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि अप्लाई एट हिज डिस्क्रिशन टू एनी लॉफुल डेट एक्चुअली ड्यू एंड पेएबल टू हिम फ्रॉम द डेटर where its recovery is or is not barred by law in force for the time being as to the limitation of suits। इसको एक बार इग्नोर करो। However he cannot apply the payment to the disputed debt। मानो कोई डेट है, एक डेट है जो 31 मार्च का था। हम बोल रहे हैं कि भाई हम जो उधार दिए थे ना हम लोग, वो 1000 रुपया दिए थे, लेकिन आगे वाला पार्टी बोल रहा है नहीं नहीं आप तो खाली 700 दिए थे। तो सवाल उठता है कल को जब मेरे पास ये 1900 का पेमेंट आएगा, इस डेट पे क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है ना कि कितना रुपया था। विवाद को हिंदी में क्या बोलते हैं? डिस्प्यूट चल रहा है ना। तो बोला कि डिस्प्यूटेड डेट पे आप इस पैसा को अप्लाई मत कीजिएगा। अगर कोई डेट डिस्प्यूटेड, देखो हम लोग क्या सीखे,
अगर डेटर पेमेंट करते टाइम ही अप्लाई कर दे तो जैसे किया है एक्सप्रेसली वैसे करना होगा। अगर डेटर अप्लाई नहीं करता है तो किसके हाथ में है? क्रेडिटर एट हिज ओन डिस्क्रिशन अप्लाई कर सकता है। लेकिन अब हम लोग सीखे क्या क्रेडिटर डिस्प्यूटेड डेट्स पे अप्लाई कर सकता है? बताओ मोहिउद्दीन, नहीं कर सकता। समझ आ रहा है गेम? इजी है, ठीक है। इससे एग्जाम में सवाल आता है, ठीक है। ये था थोड़ा हटके, मतलब हर बार 1500 और 500 ऐसे अलग अलग अमाउंट ले रहे हैं। मानो अगर हम लोग मानो 500 ही हर बार उधार ले, तो हर बार अगर 500 ही उधार ले तो तब क्या होगा? मानो अगर 1900 का पेमेंट आया है और हम लोग 500 करके ही हर बार उधार ले रहे थे, तब क्या होना चाहिए तुम लोग के अकॉर्डिंग? कोई भी कैसे भी यूज कर ले, बात तो वही पड़ेगा। ये फील आ रहा है? नहीं। प्रोपोर्शनेटली शब्द का मतलब पता है? रेशियो प्रोपोर्शन प्रमोद सर पढ़ा दिए हैं। उसमें सर क्या चीज का अक्सर इस्तेमाल करते थे? डिवाइड करना। यहां पे बोला कि देखो अगर उधार इक्वल स्टैंडिंग का है, कैसा है? इक्वल स्टैंडिंग का है, तो क्या किया जाए? बोला प्रोपोर्शनेटली अप्लाई कर लो। यानी कि 1900 है ना, ये क्या कितना है? 1 2 3 4 5, 1:1:1:1:1:1 ऐसे करके रेशियो है ना। और यही ना होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यही ना होता है। कुछ गलत सिखा रहे क्या हम तुम लोग को? कितना हो रहा है टोटल ऐड करके? 1 2 3 4 5। बोला 1900 को 5 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? हाँ सही जा रहा था। 4 नहीं 3 15 4 5 80, 380 आ रहा था, राइट या रॉन्ग? तो बोला कि 380 करके सब में अप्लाई कर दो, ठीक है। और बचा कितना सब में? 120 करके आउटस्टैंडिंग रह जाएगा, बचा रह जाएगा। तो क्या सीखें कि अगर डेट इक्वल स्टैंडिंग का है तो प्रोपोर्शनेटली अप्लाई किया जाता है। प्रोपोर्शनेटली अप्लाई करने के लिए हम लोग सबको रेशियो निकालते हैं। रेशियो कैसे निकालते हैं? पहले सबको ऐड कर दो, फिर इस वाला अमाउंट से डिवाइड करो, फिर इस वाला अमाउंट से, फिर इस वाला अमाउंट से, फिर इस वाला अमाउंट से, फिर इस वाला अमाउंट से। इस केस में 1 1 1 1 बनाया। इक्वली हम लोग इसको प्रोपोर्शनेटली इसको डिवाइड कर देंगे। 1 1 1 1 1 यानी कि इंटू 1/5 करेंगे, 380 सब में पे अप्लाई कर देंगे और 120 बाकी रहेगा। अगर आगे वाला बता के देगा तो एक्सप्रेसली तो हम लोग वैसे ही करेंगे, अगर नहीं बताएगा तो क्रेडिटर के हाथ में है। इन ईदर केसेस क्या क्रेडिटर डिस्प्यूटेड डेट में अप्लाई कर पाएगा? नहीं। यहां पर भी डिस्प्यूटेड होगा ना तो डिवाइडेड बाय 4 होके चारों में अप्लाई होता है, डिस्प्यूटेड में अप्लाई नहीं होता। इज इट क्लियर? क्लियर है ये लास्ट वाला पॉइंट? इजी है। एग्जाम में अक्सर इतना डीप घुस के नहीं देता है, बट हम पढ़ा दिए और याद भी रहेगा। ओके ठीक है। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अगले पड़ाव पर। कुछ टर्म्स समझाने जा रहे हैं। पहला नोवेशन। सेक्शन 62 में ये सारे टर्म्स का डिस्कशन किया गया है, सबका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए। हम तुम लोग को अभी क्या पढ़ा रहे हैं? सीए फाउंडेशन। मान लो हम तुम लोग को अगर अचानक से बोले कि सीए फाउंडेशन नहीं पढ़ाएंगे बल्कि सीए इंटर पढ़ाएंगे, फाउंडेशन में नहीं पढ़ाएंगे, किसी और से पढ़ लो, हम इंटर में पढ़ाएंगे, तो ये छोटा मोटा चेंज है कॉन्ट्रैक्ट में या बहुत बड़ा चेंज है? बड़ा चेंज है। बोला कि जब कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा चेंज होता है तो उसको इंग्लिश में नोवेशन बोलते हैं। जब पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होके एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसको नोवेशन बोलते हैं। व्हेन द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड विथ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट तो क्या होता है? नोवेशन। अच्छा, इसमें तुम लोग का भी मंजूरी था और मेरा भी मंजूरी था, तभी ये वैलिड नोवेशन होगा ना। अगर हम जोर जबरदस्ती किसी तरीके से दबाव बना के तुम लोग को बोले फाउंडेशन मत पढ़ो इंटर पढ़ो तो वैलिड नोवेशन होगा? नहीं, वहां तो वॉइडेबल हो जाएगा। तो हम लोग क्या सीखे? हम लोग सीखे
कि व्हेन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट सब्स्टिट्यूट्स द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट देन इट इज नोवेशन, और इसमें म्यूचुअल एग्रीमेंट्स में होता है। देखो नोवेशन के साथ साथ एक और टर्म है जिसको बोलते हैं ऑल्टरेशन। ये सुनने में, अभी इसका कहानी सुनना देखना बताना क्या लग रहा है। हम अभी तुम लोगों को सीए फाउंडेशन पढ़ा रहे हैं ना, राइट? हम बोले कि तुम लोग को हम पढ़ाएंगे सीए फाउंडेशन ही। क्या बोले? एक सेकंड, कॉपी पेस्ट। क्या हम कुछ नया लिखें यहाँ पे? सेम चीज लिखें, लेकिन पहले हम तुम लोग को पढ़ा रहे थे अकाउंट्स एंड लॉ। हम बोले कि अब हम तुम लोग को पढ़ाएंगे अकाउंट्स एंड इको। क्या पूरा कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा चेंज हुआ या छोटा चेंज हुआ? ये छोटा चेंज हुआ। तो भैया हमको एक बात बताइए, सब्जेक्ट बदला तो छोटा चेंज हुआ, यहाँ पे हम देख के बताएं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में हम कैसे बताएंगे चेंज बड़ा है कि छोटा? क्योंकि चेंज बड़ा होगा तो नोवेशन बोलेंगे, सब्स्टिट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, और चेंज छोटा होगा तो क्या चीज का डेफिनेशन आएगा? ऑल्टरेशन, यानी कि इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ओल्ड वन। इफेक्ट आ रहा है, चेंज नहीं आ रहा है, इफेक्ट आ रहा है चेंज, ऐसा लग रहा है कि नया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। चेंज बड़ा है तो नोवेशन, छोटा है तो ऑल्टरेशन। कैसे पता चलेगा चेंज छोटा है या बड़ा? बताओ तो क्या तुम लोग को इसमें से सीख मिला? क्या सीखा डिस्चार्ज में? तो ये क्या है? डिस्चार्ज हुआ तो ये नोवेशन है। ऑल्टरेशन क्या अलग है? ऑल्टरेशन में सेम कॉन्ट्रैक्ट था, थोड़ा सा चेंजेस हुआ। हम बताते हैं कि ट्रिक क्या है। इफेक्ट हुआ। अगर अल्टीमेटली मोटा भाषा में इसको समझाएं, एकदम मोटा बुद्धि का बच्चा लोग भी उसको समझ पाए। माही आगे आ जा भाई, तुम भी, ठीक है? इसको यहीं पे आ जा, इसी के बगल में बैठा भी पीछे में। इसको अगर हम एकदम सिंपल भाषा में समझाएं तो क्या होगा पता है? अगर जिन पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो बदल जाए तो नोवेशन, या फिर जिस चीज को लेके कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, जो सब्जेक्ट मैटर था, वो बदल जाए तो नोवेशन। लेकिन अगर इन दोनों चीजों के अलावा कुछ और बदल रहा है तो वो ऑल्टरेशन। अगर पार्टीज बदल जाए तो नोवेशन, सब्जेक्ट मैटर बदल जाए तो नोवेशन, लेकिन कुछ और पार्ट मानो सब्जेक्ट मैटर में चेंजेस आ रहा है, क्या होगा? ऑल्टरेशन। समझ रहा है गेम? ये सिंपल ट्रिक होता है याद रखने का। तो दोनों का कीवर्ड याद रहेगा, सब्स्टिट्यूट एंड न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ओल्ड वन। यहाँ पे इफेक्ट ऑफ सच सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है? अब आता है इसका डिफरेंस एग्जाम में क्वेश्चन। ये छुपा रुस्तम वाला क्वेश्चन है, देख के लगता आएगा नहीं क्योंकि वो टेबल वाला फॉर्म में डिफरेंस नहीं है। अभी तक डिफरेंस कैसे सीखे? यहाँ नोवेशन लिख दो, यहाँ वो लिख दो ऑल्टरेशन, यहाँ बेसिस, और यहाँ पे डिफरेंसेस लिखते जाओ। यहाँ पे अलग तरीके से लिखा है। क्या बोला? नोवेशन मतलब में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा चेंज हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टेड पार्टीज चेंज हो रहा है। लेकिन ऑल्टरेशन में पार्टीज चेंज नहीं हो रहा है, उनके बीच का एग्रीमेंट चेंज हो रहा है, पार्टीज सेम है। फिर क्या बोला? नोवेशन में कॉन्ट्रैक्ट, न्यू कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है पुराना के बदले में, लेकिन ऑल्टरेशन में नया कॉन्ट्रैक्ट का आना जरूरत है क्या? नहीं। हो सकता है पुराना कंडीशंस में कोई माफ हो जाए कि भैया ठीक है आप अकाउंट्स मत पढ़ाइएगा, ई को पढ़ा दीजिएगा। तुम लोग माफ कर रहे हैं ना एक चीज का ना परफॉर्म करने को, ये ऑल्टरेशन है। क्लियर है? कहानी समझ आया सबको? नोवेशन ऑल्टरेशन क्लियर है? बीच में एक टर्म आया रेसिशन, रेसेंड करना, यहीं से आया है रेसिशन, मतलब कैंसिल करना। अगर ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसिल्ड एंड नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड, पुराना कैंसिल हो गया, तुम लोग को अकाउंट्स नहीं पढ़ाएंगे, लॉ नहीं पढ़ाएंगे, और कोई नया कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, तो मतलब पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, ये रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो तीन टर्म पढ़े। नोवेशन का क्या कीवर्ड है? सब्स्टिट्यूट अ न्यू फॉर ओल्ड। रेसिशन का क्या ये कीवर्ड है? इफेक्ट ऑफ सच सब्स्टिट्यूशन। सॉरी रेसिशन बोले, ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन का क्या है? इफेक्ट ऑफ सच सब्स्टिट्यूशन। रेसिशन में क्या हुआ? ओल्ड इज कैंसिल्ड बट न्यू इज फॉर्म्ड, नो न्यू इज फॉर्म्ड। फिर इसका डिफरेंस आया। अब आते हैं, एक बात बताओ, अब हम लोग एक टर्म समझते हैं। हम लोग क्रोमा गए, क्रोमा जान रहे सब क्या है? क्या है क्रोमा? भैया मॉल है, इलेक्ट्रॉनिक सामान सारा मिलता है। किसका है क्रोमा? टाटा का है।
तुम लोग के बारे में तुम लोग को कभी पता है टाटा का कितना सारा प्रोडक्ट है? तुम लोग देखा है? नमक, गाड़ी, स्टील, कोयला, चश्मा, घड़ी और ज्वेलरी, कपड़ा। टाटा का तुम्हारा पता है? टाटा का एक वो आया जिसमें कपड़ा भी बिकता है, सेट टॉप बॉक्स, व्हीकल्स, व्हीकल में सारा चीज़ बेचता है वो लोग। तो टाटा कितना बड़ा कंपनी। मेडिसिन, टाटा का 1 mg करके एक है जो मेडिसिन बेचता है। टाटा सारा बिजनेस में ऑलमोस्ट, सिवाय जिस चीज़ का लत लग जाए उसको छोड़ के, किसी नशा को लेके या फिर सट्टाबाजी को लेके, इसमें टाटा नहीं है। तो तुम ये समझो कि मानो मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ टाटा के साथ ही, ठीक है। टाटा से मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि वो मेरे को कोयला देंगे, स्टील देंगे, मानो 700 टन। वो मेरे को 600 टन दिए, 100 टन नहीं दे पाए। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है? वॉइडेबल है ना मेरे ऑप्शन पे, ये तो समझ आ रहा है। हम अग्रीव्ड पार्टी हैं, हम दुखी हैं, मेरे को 1 टन नहीं मिला, 100 टन। मेरे पास क्या ऑप्शन है? कॉन्ट्रैक्ट को रेसेंड करना, कैंसिल करना, या फिर 600 का पेमेंट करना और 100 क्या करना? माफ़ कर देना। जब हम माफ़ कर देते हैं ना कि काम मत करना, कोई बात नहीं, उतना ही पैसा देंगे तुमको, उसको क्या बोलते हैं? रेमिट करना या वेव करना। फॉर एग्जाम्पल, हम तुम लोग का फ़ी पेमेंट का टाइम 2 महीना से बढ़ा के 3 महीना कर दिए। क्या कर दिया? एक्सटेंड कर दिया टाइम, वेव कर दिया। देखा जाए तो एक तरफ से 1 महीना ज़्यादा माफ़ कर दिए, वो भी वेव या रेमिट कहलाया जाता है। तो अगर ऐसा वेव का मतलब होता है वापस लेना, रेमिट का मतलब होता है माफ़ करना। वेव कर दिए ना तुम लोग, मानो किसी बच्चे का फीस हम माफ़ कर दिए, वो पेमेंट नहीं करेगा, आधा फीस तो चलेगा। वेव कर दिए ना, ये सब क्या होता है? ये सब क्या वैलिड है या इनवैलिड है? बोला वैलिड है, रेमिशन अलाउड है। कॉन्ट्रैक्ट अगर माफ़ करते, तुम लोग का 10,000 फीस था, हम 8,000 कर दिए, 2,000 माफ़ कर दिए, ये वैलिड होता है, रेमिशन एंड वेविंग अलाउड होता है। क्लियर है? समझ आया? अब एक बात बताओ, ये बात तुम लोग को पहले भी बताएं, तुम लोग मेरे से जोर जबरदस्ती धमकाया और मेरा ज़मीन ले लिया, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट कोर्शन के कारण वॉइडेबल हो गया। कल को हम ज़मीन वापस मांग सकते कि नहीं मांग सकते? तुम लोग धमका के लेगा, तुम लोग रख लेगा, मांग लेंगे कोर्ट के द्वारा कोर्शन बोल के। हुआ क्या? ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, हम लोग को समझ में आया। मेरे को एक डाउट है कि मानिए ये ज़मीन हम लोग जब हम लोग के पास था, यानी कि तुम लोग के पास था, तब तुम लोग लिया था मेरे से जोर ज़बरदस्ती। तुम लोग जब इसको खोदा तो इसमें से तेल निकला। अब तुम लोग का कहना है कि देखिए भैया, ज़मीन आप हम लोग को दिए थे, ज़मीन वापस ले लीजिए, लेकिन तेल तो हम खोदे और पता चला ना निकला है, तो तेल तो मेरा होना चाहिए। क्या तुम लोग सही बात बोल रहे हैं? फील आ रहा है ना गलत बात है? क्योंकि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट से कोई बेनिफिट मिलता है तो वो किसका होता है? जिसका एक्चुअल प्रोडक्ट था। अगर मानो तुम लोग को हम अपना एक डॉग बेचते हैं और वो प्रेग्नेंट है, और तुम लोग के पास जब वो थी तब उसका पपी हुआ, या फिर मानो तुम ही लोग क्रॉस करवा के उसका पपी किया, क्या तुम लोग उसका पपी रख पाएगा? नहीं। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वॉइडेबल हो जाता है। और वॉइडेबल में क्या सीखें कि कोई भी बेनिफिट मिलेगा तो उसको क्या करना होगा? रिस्टोर करना होगा, वापस देना होगा। इसको बोलते हैं रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कि अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में तुम कुछ लिया, उसमें से कुछ बेनिफिट मिला, तो वो बेनिफिट भी एज इट इज वापस रिस्टोर करना होगा। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? तुम्हारा मर्जी, तुम अगर चाहो तो ये कर सकती है। क्या पॉइंट? हाँ, तुम वेव कर दी, सही बात है, तुम माफ़ कर दी कि पपी तुम रख लो, डॉग हम रख ले, तुम कर सकती है, वो भी कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? तुम लोग को हम इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा सा झलक दिए थे ना, कैसे हम लोग बाइक खरीदते हैं तो हर साल 5-5 हज़ार रुपया देते हैं। इस दौरान अगर मेरा 80,000 लाख रुपया का बाइक को कुछ हो जाता है तो कंपनी क्या 5,000 वापस करता है? पूरा लाख रुपया देने को तैयार होता है। मानो तुम बाइक का इंश्योरेंस कराया, लेकिन तुम बताया ही नहीं कि तेरा वो बाइक चोरी का है। बाद में तुम्हारा जो चोरी किया हुआ बाइक था वो चोरी हो गया। इंश्योरेंस कंपनी जब इन्वेस्टिगेशन किया तो उसको पता चला कि यार ये तो चोरी का बाइक था। क्या इन्वेस्टिगेशन कंपनी 1 भी रुपया देगा? नहीं ना देगा। ये इसी का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है? ओके, अब मेरे को बताओ यहाँ पर ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज़ रिसीव्ड एडवांटेज अंडर अ वॉइड एग्रीमेंट। सेम बात है,
मानो ए बी को दिया लाख रुपया, बोला बी बदले में तुम सी से शादी करो। सी कौन है? ए की बेटी है। मतलब कि पिता एक आदमी को पैसा दे रहा है कि मेरी बेटी से शादी करो। पिता इस दुनिया से चल बसा, सवाल उठता है एग्रीमेंट वैलिड है या वॉइड है? वॉइड हो गया, वॉइड हो गया ना। तुम लोग का मन क्या बोल रहा है देखो हम दिखाते हैं। ये है पापा, ये है बेटी, ये है आदमी। पापा आदमी को बोला कि लो 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया उसका मुंह पे मारा, बोला मेरी बेटी से शादी करो। ठीक है, लाख रुपया दे दिया और फिर पापा एक्सपायर हो गए। सवाल उठता है क्या अब ए को बी से शादी करना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि जिन 2 पार्टी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें से एक पार्टी मर गया। तुम लोग का मन क्या बोल रहा होगा पता भैया, बेटी तो जिंदा है। क्या बेटी कॉन्ट्रैक्ट की थी तो इसका परफॉर्मेंस देखने वाला आदमी बचा? नहीं ना। आज अगर हम बोले कि हम तुम लोग को फ़ोन देंगे और हम इस दुनिया में नहीं रहे तो क्या फ़ोन ले पाएगा तुम लोग? नहीं, अनटिल एंड अनलेस लीगल एयर वाला सिस्टम। तो यहाँ पे बोला कि अगर मानो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया तो क्या 1 लाख रुपया वापस करना होगा ए को? हाँ, जब शादी नहीं किया तो लाख रुपया क्यों रखेगा भाई, वापस करना होगा। इसका मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है और किसी को कोई एडवांटेज मिला होता है तो उसको क्या करना पड़ता है? रिटर्न करना पड़ता है। उसको वो ऑब्लाइज्ड होता है कि उसको भी वापस कर दें। ठीक है, रीपे कर दें। क्लियर है? क्या डाउट है किसी को? ओके। मानो प्लेंटिफ कौन होता है? जो केस करता है। प्लेंटिफ एक गोडाउन हायर किया और जो डिफेंडेंट था उससे हायर किया 12 महीना के लिए। मानो हम लोग किसी से गोडाउन लिया, हम लोग प्लेंटिफ है, 12 महीना के लिए गोडाउन लिया, पूरा एडवांस में रेंट दे दिया। 7 महीना बाद गोडाउन में आग लग गया, अब माल रखने लायक नहीं है। ना तेरा फॉल्ट ना मेरा फॉल्ट। हम केस कर रहे हैं गोडाउन वाला पे कि देख भाई मेरा जो रेंट बचा हुआ 5 महीना है उसका वापस कर दे। क्या आगे वाला पार्टी को करना होगा? हाँ, करना होगा। जब तेरा गोडाउन हम यूज़ कर ही नहीं पाएंगे तो तुम रख पाएगा एक्स्ट्रा रेंट? तो फिर अगर अचानक से मेरा तबीयत खराब हो जाता है और हम क्लास नहीं ले पाते हैं, एग्ज़ाम तुम लोग को नहीं तैयार कर पाते हैं, तो क्या मेरे को बचा हुआ रेंट फीस वापस करना होगा? हाँ, समझ आ रहा है? यही तो बात है और ये कॉमन सेंस वाला बात है। इसमें हम लोग यही तो सीख रहे हैं बार बार कि कोई भी एडवांटेज अगर वॉइड एग्रीमेंट में हमको मिल रहा है तो वापस करना होगा। क्लियर है? ओके। कम्युनिकेशन ऑफ रेसिशन। मानो तुम लोग में से कोई बच्चा है जो पढ़ाई नहीं करना चाहता है मेरे में से, तो बताना होगा ना। जैसे तुम बोला था कि भैया आपसे पढ़ना चाहते, वैसे रेसेंट करेगा तो बताना होगा ना कि नहीं भैया नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये रेसिशन भी कम्युनिकेट करना होता है। अगर तुम लोग नहीं बताया और तुम लोग पहला 20 क्लास आया था, फीस नहीं दिया था, मेरे पास पूरा हक है तुम लोग से पहला 20 क्लास का पैसा लेने का, क्योंकि तुम लोग रेसिशन नहीं दिया। मानो तुम लोग 20 दिन आया, फिर 30 दिन नहीं आया, 30वां दिन बता रहा है कि तुम लोग नहीं आएगा, तो बताओ ना तुम लोग 50 दिन का पैसा देगा या 20 दिन का पैसा देगा? पूरा 50 दिन का नहीं, क्योंकि जब बताएगा तब से ये चीज़ वैलिड होगा। समझ में आ रहा है गेम? ठीक है। और ये वो रीजनेबल फैसिलिटी वाला है। याद है हम क्या बोले थे कि हम प्रॉमिसर हैं, हम घर में पढ़ाने के लिए गए, तुम लोग बोला खड़ा होकर पढ़ाना होगा, तुम लोग रीजनेबल फैसिलिटी नहीं दिया, तो क्या तुम लोग मेरे पे केस कर पाएगा? नो। क्लियर है? और आज का क्लास का लास्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब खुश मत होने लगना कि 3 बज गया भैया, लास्ट टॉपिक बोले तो हम लोग घर चल जाएंगे। नहीं, हम लोग हाथों हाथ यूनिट 4 को स्कैनर से कर लेंगे। ठीक है, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। देखो याद करो, एक्चुअल परफॉर्मेंस, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का और नाम क्या होता है? टेंडर टू परफॉर्म एंड ऑफर टू परफॉर्म। क्या होता है? अगर हम फ्लिपकार्ट वाला हैं, हम तुम लोग का घर के नीचे खड़े हैं, तुम लोग नहीं उतरा, क्या तुम लोग कल केस कर पाएगा मेरे को आप सामान नहीं दिया? नहीं, तुम लोग का गलती, तुम लोग नहीं उतरा। हम कोशिश किए ना, हम अटेम्प्ट किए ना परफॉर्म करने का, बस मेरा काम हो गया। ठीक है, तो ये होता है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। 2 टाइप का होता है, एक्चुअल में भी मेरा काम हो गया और अटेम्प्टेड भी अगर है तो मेरा काम हो गया। लेकिन अटेम्प्टेड होने के लिए 3 कंडीशन होना ज़रूरी है। पहला अनकंडीशनल होना चाहिए, दूसरा टाइमली मैनर में प्लेस में होना चाहिए, और तीसरा रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू चेक द गुड्स होना चाहिए। वेरी 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 गुड।
फिर आया डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। मानो दोनों मिलकर बोले, फॉर एग्जाम्पल हम तेरे को फोन बेचने वाले थे, तुम भी बोला हाँ खरीद लेते भैया, बात हो गया ना। अब हम फोन दिए, पैसा नहीं दिए, फिर भी हम लोग केस कर सकते हैं एक दूसरे पे कल को। लेकिन दोनों बोल रहे भैया छोड़िए ना, हमको फोन नहीं खरीदना है, और हम भी बोल दे रहे कि छोड़ो ना यार, म्यूचुअली दोनों म्यूचुअली बात कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं, एक बात पे राजी हो रहे कि छोड़ो ना फोन नहीं बेचेंगे, तो क्या फिर बाद में कोई केस कर पाएगा? नहीं। यहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया ना। देखो किसी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज, हम उसका टेंशन फ्री कैसे होंगे कि मेरे को अब उसका टेंशन नहीं है। पहला काम करके, दूसरा हम कोशिश किए, तीनों कंडीशन फुलफिल हुआ। तीसरा म्यूचुअल एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट क्या किए, यहाँ पे हम लोग रेसेंट कर दिए, या फिर हो सकता है रेमिट किए हो, माफ कर दिए हो, या फिर हो सकता है ऑल्टर किए हो, ठीक है। उसके बाद इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के कारण भी तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है। हम बोले कि तुमको पेन हुक्का भिजवाएंगे, वो इलीगल हो गया, क्या हम भिजवा पाएंगे? चेंज इन लॉ के कारण कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, भिजवा पाएंगे? नहीं। डिस्चार्ज, मेरा टेंशन खत्म, तेरा पैसा देने का टेंशन खत्म। हो सकता है हम तुमको बोले कि मेरा गाड़ी ले लेना, गाड़ी चोरी हो गया, ना तुमको पता ना हमको, यहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। फिर हो सकता है पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग जैसा था वैसा नहीं रहा, मानो तुम लोग से बात हुआ गाड़ी बेचेंगे, अचानक से हमको पता चला मेरा गाड़ी का ब्रेक डेड हो गया है, हम बनवाने को रेडी नहीं है, तुम भी खरीदेगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? डिस्चार्ज, क्योंकि वो अब डेंजरस नेचर का हो गया है। और अगर मानो हम बोले थे तुम लोग को क्लास में आके पढ़ाएंगे और वॉर डिक्लेयर हो गया, हर जगह मारपीट हो रहा, तुम लोग ऑटो में बैठ के आ पाएगा? नहीं। वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? डिस्चार्ज। हम लोग दोनों टेंशन फ्री, ना तुमको फीस देना ना हमको पढ़ाना। ये सब है डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। और एग्जाम में 4-4 मार्क्स का सवाल इंस्टीट्यूट का फेवरेट है, तो ये आता है। क्लियर है? 4 पॉइंट लिखने के लिए, वहां पे भी 3 कंडीशन लिखने के लिए आ सकता है। डायरेक्टली नहीं पूछेगा, डायरेक्टली नहीं पूछेगा, कहानी बना के पूछेगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, हम तुम लोग को बोले कि जिसको जिसको एडमिशन लेना है संडे तक फीस पेमेंट कर देना, ठीक है। अगर कल को मंडे आ गया, क्या हम ऑब्लाइज होंगे तुम लोग को बैठा के पढ़ाने का? नहीं ना, क्योंकि टाइम लैप्स कर गया, संडे पार हो गया, तुम लोग फीस नहीं दिया, हम नहीं पढ़ाएंगे। बिग बिलियन डे 10 दिन के लिए आता है, 10 दिन के बाद तुम लोग कर खरीद पाता है क्या? नहीं ना। लैप्स ऑफ टाइम के कारण वही आईफोन जो 50,000 में मिल रहा था 30 ना मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा। क्यों? लैप्स ऑफ टाइम, डिस्चार्ज हो गया कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या कल को केस कर सकता है तुम लोग बिग बिलियन डे के बाद कि हमको 50,000 में आईफोन 13 नहीं दे रहा है फ्लिपकार्ट? नहीं कर सकता। एक होता है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। बंदा अनसाउंड माइंड का हो गया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। वार डिक्लेयर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ये सब इसमें आ जाता है, ऑपरेशन ऑफ लॉ। डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अब ये एक वो टॉपिक है जो हम लोग यूनिट 5 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करना, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना। ब्रीच 2 टाइप का होता है, एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्चुअल ब्रीच एंड एंटीसिपेटरी ब्रीच। याद करो, अरिजीत सिंह को गाना गाने के लिए बुलाए थे। अगर अरिजीत सिंह एन वक्त पे धोखा देता तो वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा और वो एक्चुअल ब्रीच था। लेकिन अगर अरिजीत सिंह पहले ही फोन करके बोल दे 2 दिन पहले कि हम नहीं आ पाएंगे, वो कौन सा ब्रीच है? एंटीसिपेटरी ब्रीच है, ठीक है, ओके। इसमें आगे क्या बोलते हैं? इफ वन पार्टी डिफॉल्ट्स इन परफॉर्मिंग हिज पार्ट ऑन द ड्यू डेट, तो ये क्या हो गया? ब्रीच हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है। अच्छा, अब अ पर्सन रेप्यूडिएट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द टाइम, कौन सा ब्रीच है ये? एंटीसिपेटरी। ऑन द ड्यू डेट धोखा मिला, कौन सा ब्रीच है? एक्चुअल, ठीक है। फिर क्या बोला? अच्छा यहां पे बोलता है इफ वन ऑफ द पार्टीज ब्रेक द प्रॉमिस एंड द अदर पार्टी इज इंजर्ड, देन ही हैज नॉट ओनली अ राइट ऑफ डैमेजेस, यानी कि वो खाली डैमेजेस नहीं मांगेगा बट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने से भी मना कर सकता है। एग्जाम्पल सुनो, क्लियर होगा। अरिजीत सिंह एक्चुअल ब्रीच किया, हम बुलाए कल नहीं आया, कल एक्चुअल ब्रीच। हमको आज ही फोन करके नहीं बोल दिया नहीं आएंगे, कौन सा ब्रीच? एंटीसिपेटरी ब्रीच। दोनों ही केस में मेरे पास क्या ऑप्शन है? हम बोलेंगे भाई अरिजीत आप आने वाले थे, उसके लिए हम नाश्ता मंगवाए थे, सजावट करवाए थे, डीजे वाले को बुलवाए थे, टिकट बिटवाए थे, मेरा हो गया नुकसान, आप उसका भरपाई कीजिए। और हम अपने जगह पे सही है, डैमेजेस मांग रहे हैं। ब्रीच होता है तो डैमेज मांगा जाता है। सवाल उठता है डैमेज तो मांग लिए, क्या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं? हाँ, हम बोलेंगे अब अगला बार गाने का जरूरत नहीं है, वो भी टेंशन फ्री, डैमेज देके हम भी टेंशन फ्री। तो यहां भी डिस्चार्ज हुआ ना कॉन्ट्रैक्ट। तो हम लोग क्या क्या सीखे? और भी रुको, प्रोमिसी, वेव और रेमिट माफ कर देगा कॉन्ट्रैक्ट, उसमें भी डिस्चार्ज हो जा रहा है ना। मत करो काम, माफ कर दे रहे, तुम भी टेंशन फ्री, हम भी टेंशन फ्री। अच्छा,
ये रीजनेबल फैसिलिटी नहीं मिला, अब हम तुमसे पैसा, तो तुम भी टेंशन फ्री के, हम भैया को बैठा के बैठने का जगह नहीं दे पाए तो भैया नहीं पढ़ाए, हम भी टेंशन फ्री के बैठने का जगह नहीं मिला तो नहीं पढ़ाए, तुमको पेमेंट करना होगा क्या? नहीं, हमको भी पढ़ाना नहीं होगा। फिर अगर मर्जर ऑफ राइट होता है, ये एक नया पॉइंट है। मानो तुम एक घर में रहता है, मानो क्या, ऑब्वियसली रहता ही है, वो घर 2 फ्लोर का है, पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर। दूसरा फ्लोर तुम्हारा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तुम उसमें रहता है, और फर्स्ट फ्लोर तुम रेंट पे दे के रखा था। किसको? कुछ बंच ऑफ स्टूडेंट्स को। अब जब बच्चा लोग बाहर पढ़ता है ना, तो लोग एक सपना देखता है कि जिस घर में हम लोग अपना वो गोल्डन पीरियड बिताएं बाहर रहने का, वो घर को एक दिन खरीद लेंगे। तो बच्चा लोग ये क्या किया, ये पूरा घर को खरीद लिया। पहले बच्चा लोग क्या था? भाड़ेदार। भाड़ेदार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेनेंट। क्या बोलते हैं? तुम लोग क्या बोला था वर्ड? हाँ, रेंडर, रेंटर नहीं, टेनेंट बोलते हैं। और जो भाड़ा पे देता है घर को, उसको क्या बोलते हैं? लैंडलॉर्ड। अब टेनेंट और लैंडलॉर्ड दोनों एक ही है ना। पहले लैंडलॉर्ड अलग आदमी था, टेनेंट अलग आदमी था। लैंडलॉर्ड पावर में था या टेनेंट पावर में था? पहले लैंडलॉर्ड सुपीरियर, लैंडलॉर्ड के पास सुपीरियर हक था, सुपीरियर राइट। टेनेंट के पास इन्फीरियर राइट था। लेकिन जब ये लोग खरीदा तो यही राइट मर्ज हो गया ना एक दूसरे के साथ। अब क्या है, दोनों का अलग अलग आदमी है, एक ही है ना। तो इस केस में क्या टेनेंट को भाड़ा देना पड़ेगा खुद को? नहीं ना। तो मर्जर ऑफ राइट्स में क्या होता है, इन्फीरियर राइट सुपीरियर राइट के साथ मिल जाता है, और ये कॉन्सेप्ट पैसा देने का वैनिश हो जाता है। समझ में आया? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? आज हम तुम लोग को पढ़ा रहे, तुम लोग हमको पैसा दे रहा है, तुम लोग खुद को पढ़ाने का पैसा देगा, क्योंकि तुम ही लोग टीचर बन जाएगा, तुम ही लोग स्टूडेंट बन जाएगा। अभी हम सुपीरियर है, तुम लोग इन्फीरियर, उस टाइम दोनों राइट मर्ज होकर तुम लोग के पास रहेगा। तो क्या कोई टेंशन है किसी को भी? हमको भी नहीं, तुमको भी नहीं। तो क्या सीखे कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज होता है। काम करके डिस्चार्ज कर दो, काम कोशिश किया, सही तरीके से अटेम्प्ट किया, तो भी डिस्चार्ज माना जाता है। दोनों रजामंदी के साथ, म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ भी डिस्चार्ज कर सकते हैं। हो सकता है इम्पॉसिबल हो डिस्चार्ज करना, इसीलिए वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज माना जाता है। 4 सिचुएशन देखें। हो सकता है वक्त पार हुआ इसीलिए डिस्चार्ज हो गया, हो सकता है लॉ बदला इसके लिए हमको डिस्चार्ज करना पड़ा, हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट टूट के डिस्चार्ज हुआ, हो सकता है माफ कर दिया गया, हो सकता है रीजनेबल फैसिलिटी नहीं मिला, या फिर मर्जर ऑफ राइट्स हो गया। सब में डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। सीधा सवाल आएगा 4 पॉइंट डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, कोई भी उठा के लिख दो, 9 का 9 रटने का जरूरत नहीं है, 4 याद रहे बहुत है। लेकिन जनरली अंदर का कहानी के ऊपर, मतलब अंदर का पॉइंट्स के ऊपर कहानी बन के आता है, और तुम लोग को उस टाइम डिस्चार्ज शब्द का इस्तेमाल करके कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना होगा। क्या कोई दिक्कत? इसी के साथ हम लोग का यूनिट 4 कंप्लीट होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स को देखना। चलो क्लास को रिज्यूम कर रहे हैं। सबका ध्यान अब स्क्रीन पे होना चाहिए। आओ देखें इसमें क्या सीन हो रहा है। एक सेकेंड। ओके। ऑन द वैलिड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एब्लिगेशन बाय पार्टीज, द कॉन्ट्रैक्ट इज which of the following person can perform the contract? All of these. A contract is discharged by novation, which means can पुराना वाला हट के नया वाला आता है, ये वाला सी, सब्सटीट्यूशन ऑफ ओल्ड फॉर अ न्यू वन। ये सब खुद से कर लेना, ये सब में टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है। काम का बात पे आते हैं, ठीक है। अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आने वाला है, और देखते हैं कि कैसे आंसर्स को लिखना है। क्वेश्चन बोलता है XYZ जॉइंटली बोरो किया 50,000 ए से, सारा अमाउंट A दिया Y को, नहीं Y दिया A को, मतलब कि XYZ तीनों मिलके बोरो किया, लेकिन पेमेंट खाली कौन किया? Y। पहले बताओ क्या Y Z और X से पैसा ले सकता है? हाँ, Y कैन रिकवर, ठीक है। दूसरा बताओ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्स, और अगर मानो एक्स मर गया तो उसको देना पड़ेगा क्या पैसा? हाँ। और तीसरा वाई क्या रिकवर कर सकता है कंट्रीब्यूशन एसेट? अगर जेड इंसॉल्वेंट हो गया है तो क्या एक्स और वाई मिलके देगा पैसा? हाँ।
ठीक है, तीनों ही केस में जवाब हाँ है। लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस का जवाब कैसे लिखते हैं ये समझा रहा हूँ। सबसे पहले अगर सेक्शन याद है तो ठीक है, नहीं तो आई थिंक जॉइंट प्रोमिसर अराउंड 40 का सेक्शन में आता है, तो सेक्शन याद है तो ठीक है, नहीं तो बात लिखना शुरू करो। जैसे कि जॉइंट प्रोमिसर कौन होता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ये लिख दो एक लाइन में, फिर दिखाओ कि ये सिचुएशन में क्या हो रहा है। जॉइंट प्रॉमिस में एक जन को उधार दिया जा रहा है, एक जन उधार दे रहा है 3 जन को, तीनों बोल रहा है साथ में देगा। तो हम लोग इंग्लिश में याद है बोले थे कैसे सिंपली लिखना है। केस 1 में हम लोग लिखेंगे कि अगर, क्या लिखेंगे इंग्लिश में, कि इफ देयर आर जॉइंट प्रोमिसर्स एंड एनी वन जॉइंट प्रोमिसर fulfill the entire obligation, then he can claim contribution from other joint promisor, ये बात लिखेंगे। फिर यहाँ पे बोलेंगे hence y can recover from x and z। वैसे ही दूसरा वाले का रीजन देंगे कि if there is no personal skill involved and the promisor is dead, then the legal representative is bound to perform the obligation up to the property inherited। फिर उसका ये वाला पॉइंट यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि यहाँ भी हो सकता है। सिमिलरली कोई इंसॉल्वेंट हो जाएगा, then the loss must be borne by the remaining parties in इक्वल प्रोपोर्शन, और फिर उस बात का रीजन यहाँ पे देते हुए हम लोग लिख देंगे। तो इस तरीके से आंसर लिखना है, क्लियर है। नेक्स्ट, मिस्टर रिच सोचता था कि वो अपना सेल्फ पोर्ट्रेट मतलब फोटो बनवाएगा एक आर्टिस्ट से, ड्राइंग। वो सी के पास गया और बोला देख हम बहुत रिच है, मेरा नाम ही रिच है, तुम एक काम करो, तुम मेरा ड्राइंग बना दो, ऑयल पेंटिंग बना दो। सी बोला बना देंगे, 50,000 रुपये एडवांस लगेगा पूरा का पूरा। सी क्लैरिफाई कर दिया कि देखिए भैया टोटल 10 बार हम लोग को बैठना होगा, 10 अलग अलग सिटिंग लगेगा, 10 दिन लगेगा, नहीं 3 महीना लगेगा, 10 बार बैठेंगे तो ड्राइंग हो जाएगा, ठीक है, 3 महीना 10 सिटिंग। जब 6th सिटिंग हुआ, रिच बोला कि रिच को पता चला कि अरे सी को तो लकवा मार दिया, सी को क्या हो गया, पैरालिसिस हो गया है, तो क्या सी अब ड्राइंग बना पाएगा। सवाल उठता है कि सी का बेटा का नाम है के, क्या उसको ड्राइंग बनाना पड़ेगा। जवाब है नहीं, उसको ड्राइंग तो नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन एट द सेम टाइम 50,000 एडवांस लिया था पूरा पेंटिंग का, और कितना सिटिंग का काम हुआ, 6 सिटिंग का काम हुआ, तो बचा हुआ 4 सिटिंग का पैसा वापस करना होगा ना इसका बेटा को। हाँ, पहला सवाल, क्या रिच कंप्लीट करने के लिए बोल सकता है बेटा को, नो। दूसरा, रिच क्या रिफंड कर सकता है पैसा के लिए, यस। क्लियर है। अच्छा, ये रिफंड करने वाला कौन सा टॉपिक में आएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है तो कोई भी एडवांटेज को क्या करना होता है, रिटर्न या रिस्टोर करना होता है, ये वो पॉइंट पे। पहला वाला पॉइंट किस पे, वही लीगल एयर वाला है, ठीक है। तीसरा, मिस्टर झूठ एक कॉन्ट्रैक्ट में आया मिस्टर सच के साथ कि वो सच का गाड़ी खरीदेगा 5 लाख में 3 महीना के अंदर। सिक्योरिटी था 20,000, झूठ सच को पे कर दिया। 3 महीना होने के बाद सच बोला अरे झूठ झूठ तुम गाड़ी खरीदने वाला था, 3 महीना पार हो गया, झूठ कोई रिप्लाई दे ही नहीं रहा था सच को, फ़ोन कॉल्स उठाना बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद झूठ फ़ोन किया अचानक से एक दिन सच को 6 महीना बाद, और बोलता भैया तेरा गाड़ी खरीदना नहीं है, एक काम कर तेरे को जो एडवांस दिए थे ना 20,000 वो वापस कर दे। बताओ क्या सच को वो पैसा वापस करना होगा। कितना जन बोलता है नहीं, हाथ उठाओ। कितना जन बोलता है हाँ करना होगा, हाथ उठाओ। क्यों लगा श्रेया नहीं करना होगा। लेकिन ये जो सिक्योरिटी लिया, क्या इसका कोई डैमेज हुआ इसके कारण क्वेश्चन में नहीं। ये जो सिक्योरिटी लिया बदले में कुछ मिला तो नो कंसिडरेशन। तो यहाँ पे रख सकता था क्या पैसा सिक्योरिटी अमाउंट का। अगर मानो तुम किसी को सिक्योरिटी पैसा दिया और बोला कि हम जिम आएंगे तुम्हारा, और एक दिन भी जिम नहीं गया, तो क्या वो सिक्योरिटी मनी रखेगा, नहीं ना रखेगा। तो फिर समझ आ रहा है। तुम लोग मेरे को एडवांस दे दिया पैसा, लेकिन तुम लोग एक भी क्लास नहीं किया, क्या तुम लोग को पैसा हम रख पाएंगे, नहीं ना। ये कौन सा टॉपिक पे है, वो क्वेश्चन बोला कि ऐसा डैमेज कुछ क्लेम कर रहा है, नहीं ना, तो हम लोग अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन जितना बोले उतना करना है। आओ इसका आंसर देखते, तब समझ आएगा। देखो 65 को कोट किया सबसे पहले इंट्रोडक्शन। क्या बोला, अगर कोई एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है तो किसी को जो एडवांटेज मिलता है वो रिस्टोर करना चाहिए। फिर ये क्या था, ये था इंट्रो। फिर बॉडी में क्या बोला, देखो कैसे कैसे लिखने का कला देखो आंसर। रेफरिंग टू द अबव प्रोविजन वी कैन एनालाइज द सिचुएशन एज अंडर। और फिर अपना इंट्रोडक्शन को बॉडी से वो किया, लिंक किया।
कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सच का जिम्मेदारी है क्या झूठ का नेग्लिजेंस को लेके, सच कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है एंड रिटेन द सिक्योरिटी अमाउंट, क्योंकि सिक्योरिटी एक बेनिफिट नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसमें दो सिचुएशन है क्या, देखो तो एक बार। अच्छा हाँ, दो सिचुएशन है। हाँ, पहला सिचुएशन में मालूम है सानिया का जवाब सही था। सानिया के अंदर डाउट आया, सानिया की नहीं, अभिजीत के अंदर डाउट आया कि भैया सिक्योरिटी पैसा लिया उसके कारण गाड़ी रोक के रखा ना, तो क्या वापस करना चाहिए पैसा? नहीं, ठीक है, नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी को बेनिफिट है। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है बताओ? कि हम पैसा दे देते हैं और तुम्हारा सिक्योरिटी है इस सामान का कि तुम उसको रखो, हम बाद में आके लेंगे। सिक्योर हो गया तुम इस चीज को लेकर, टेंशन फ्री हो गया। तो ये तो उसी का पैसा था और वो काम किया भी गया 3 महीना में, तो क्या वापस करना होगा सिक्योरिटी मनी? नहीं। लेकिन मानो गाड़ी खराब हो जाता, टूट जाता, तो तब तो सच का गलती है ना, तब वापस करना पड़ता। ठीक है, तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन अच्छा है, इसको स्टार मार्क करो। ठीक है, आओ फोर्थ देखते हैं। मिस्टर मुरारी ओज पेमेंट ऑफ 3 लाख टू मिस्टर गिरधारी। 12,120 वर्ष ड्यू ऑन इतना, 500-650 वर्ष ड्यू ऑन इतना, 9,680 वर्ष ड्यू ऑन इतना। मिस्टर मुरारी 1 अप्रैल को पेमेंट किया, मानो एक बार 9,680 का पेमेंट दिया, एक बार 15,000 का पेमेंट दिया। ये किस टॉपिक पे? अप्रोप्रिएशन। क्या यहाँ पे इक्वल स्टैंडिंग वाला एग्जाम्पल लग रहा है? नहीं लग रहा है। क्या यहाँ पे बताया गया कैसे पेमेंट होगा? तो ये किसके डिस्क्रिप्शन में कि पेमेंट कैसे लगाना है? क्रेडिटर के डिस्क्रिप्शन में। क्या कोई डिस्प्यूटेड पेमेंट है? नहीं। आंसर आ गया, तुम लोग सारा आंसर स्वयं बोला अभी। देखो ये डेट्स वाला क्वेश्चन है, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट 59, 60, 61 में। याद है? गुड, नहीं याद है छोड़ो। यहाँ पे क्या बोला? जब अप्रोप्रिएट करते हैं और डेटर बताता नहीं है तो क्रेडिटर के पास ऑप्शन होता है कि कैसे वो यूज करेगा और किस ऑर्डर ऑफ टाइम में लगाएगा। यहाँ पे मुरारी को 2 पेमेंट आया 2 चेक के द्वारा। एक चेक में एग्जैक्टली एक अमाउंट था। यहाँ पे अगर तुम गौर से देखेगा, अगर 9,680 का था, देखो यहाँ 9,680 का था ना, तो क्या यहाँ पे हम लोग उसका मर्जी लगाएंगे या कॉमन सेंस लगाएंगे? कॉमन सेंस ना, कि एक अमाउंट उसी अमाउंट का चेक आया मतलब ये उसी तारीख का पेमेंट होगा। तो यहाँ पे देखो वही बोला कि 9,600 वाला 80 जो पेमेंट है वो तुम मई में लगा दो, क्योंकि कॉमन सेंस से उतना ही रुपया का है। लेकिन 15,000 वाला जो आया वो तुम जैसे चाहे टाइम बैठ के तरीके से लगा सकते हैं, जैसे तुम्हारा मन। ठीक है, समझ आ गया? तो जनरली कौन सा मेथड फॉलो होता है? फीफो होता है। देखो पहले 2016 वाला को यूज किया, फिर 2018 वाला को, तो जनरली फीफो होता है, वो तुम लोग अप्लाई करके दिखा दो। क्रक्स क्या है? अप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन आएगा, हो सकता है सेम क्वेश्चन आ जाए, वैल्यू और वो सब बदल के, 90% चांस है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखेंगे क्या कोई अमाउंट सेम है, हाँ सेम है, उसको तो वैसे ही अप्रोप्रिएट करना होगा। देखेंगे क्या कोई अमाउंट अलग है, हाँ अलग है। क्या डेटर बोला कैसे अप्लाई करना है? नहीं। तो मेरे हाथ में हम कैसे अप्लाई करेंगे और ये बात लिख देंगे। फिर बोलेंगे जनरली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से होता है, और करके दिखा देंगे कि पहले इतना को उधार लिया था उसको सल्टाओ और बचा वाला अगस्त के लिए सल्टा दो। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? किसी को डाउट है प्लीज रेज योर हैंड, फिर हम सारा बात को ड्रॉ करके बताएंगे अच्छा से। अगर सबको क्लियर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है तुषार? माही क्लियर है? क्लियर है? तेरा नाम माही है ना? क्या है? आवेश है तेरा नाम? सॉरी, तेरा पूरा नाम क्या हुआ? आवेश खान। एक लड़का आया, उसका नाम कुछ मतलब वो भी मुस्लिम है, उसका नाम माही है, तो हमको बार बार तेरे जैसे चाह रहा था उसका भी। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? 5 में आए। अब लास्ट क्वेश्चन, आज का नहीं, स्टडी मटेरियल का। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? व्हाट विल बी राइट ऑफ प्रोमिसर इन द फॉलोइंग केसेस। मानो एक्स प्रॉमिस किया कि वो वाई को वापस जिंदा कर देगा। अरे वो किया है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? ये वॉइड क्या है? कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट। और यहाँ कौन सा पॉसिबिलिटी है? इम्पॉसिबिलिटी, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। ए एग्री किया कि वो 50 kg एप्पल बी को बेचेगा, और जो ट्रक है वो 15 मार्च को गया, लेकिन दंगा होने के कारण 19 को पहुंचा। ये कैसा इम्पॉसिबिलिटी है? सुपर विनिंग। अच्छा, टाइम एसेंस है क्या? हाँ, ये कौन सा गुड्स है? पेरिशेबल गुड्स है, टाइम एसेंस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, राइट। लेकिन जो डैमेज होगा क्लेम कर सकता है क्या? राइट। किसका गलती से हुआ?
किसी का गलती है इसमें तो क्या डैमेज ले पाएगा? तो ऐसे मुंडी हिला के पूरा हाँ बोला था तुम लोग 180 डिग्री हैं। आओ सी में, एन आर्टिस्ट प्रॉमिस टू पेंट ऑन द फिक्स डेट। आर्टिस्ट बोला हम इतना तारीख को इतना रुपया लेके तुम्हारा ड्राइंग बना देंगे, लेकिन उसका एक्सीडेंट हुआ, उसका दोनों हाथ चला गया, क्या वो ड्रॉ कर सकता है? उसका लीगल एड ड्रॉ कर सकता है? ये सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी है, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है सुपर विनिंग। तो यहाँ पे ये सारा बात लिख देंगे कि बच्चा भी नहीं कर पाएगा, सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी अवॉइड हो जाएगा। अभिषेक एंटर किया कि वो चाइना से टॉयज को इंपोर्ट करेगा, लेकिन चाइना इंडिया के बीच में लड़ाई हो गया, क्या कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा? अब नहीं, डिस्चार्ज हो जाएगा। परफॉर्मेंस के साथ हुआ या विदाउट परफॉर्मेंस हुआ? विदाउट परफॉर्मेंस ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एक्ट। और कौन सा इम्पॉसिबिलिटी लिखेंगे? सुपर विनिंग या फिर सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एक्ट। क्लियर है शीतल? क्लियर है? पक्का सबको क्लियर है? आओ हाथों हाथ स्कैनर हटा दें। देखो तुम लोग को एक बात बताएं, एग्जाम में एक क्वेश्चन मैक्सिमम 2 क्वेश्चन नया आएगा, बाकी 90% क्वेश्चन स्कैनर का दिखेगा और 5% जो बच रहा है वो तुम्हारा आरटीपी एमटीपी से आया हुआ होगा। 1-2 क्वेश्चन नया आ सकता है, कुछ बुरा लग रहा तो, नहीं तो 100% पेपर स्कैनर आरटीपी एमटीपी से ही आता है। अब सीए तुम्हारे लिए और क्या करे, वो तुमको बोल दिया हम कहाँ से पूछने वाले हैं, स्पेशली अकाउंट्स और लॉ में, क्योंकि एमसीक्यू वगैरह तो भयंकर बन सकता है, वो तो 50% का चांस है, बट यहाँ पे तो नहीं है। तो स्कैनर भी देखेंगे। जितना टॉपिक्स यहाँ पे पूछा चुका है आज तक वो सारा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, यानी कि जब हम लोग पढ़ाई करेंगे कैसे करना है, एक साइड स्कैनर खोल के बैठना है, एक साइड बुक खोल के बैठना है, ठीक है, और देखना है वो टॉपिक को पहले रीड करना है, हिंदी में खुद को समझाना है, और देखना है क्या स्कैनर में उस टॉपिक पे क्वेश्चन है। अगर उस टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं है, रटने का जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो। अगर उस टॉपिक पे क्वेश्चन है तो उसको रटना है। इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है, जब पहली बार स्कैनर पढ़ेगा ना, जिस टॉपिक पे क्वेश्चन है एक अलग कलर का पेन से वहां पे डॉट या डबल टिक करते हुए जाना, ताकि तुमको पता चले, या फिर एग्जाम लिखते हुए जाना कि वो 1.5 दिन में ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रटना ज्यादा जरूरी है और बाकी कम जरूरी है। ये नहीं बोल रहे जरूरी नहीं है, कम जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज तुम लोग, तुम्हारा मेहनत है, ये अब हम थोड़ी करके देंगे, ठीक है। क्या हुआ कृतिका, बोल, कोई बात है तो। स्कैनर ऑर्डर, स्कैनर आज शाम में ऑर्डर हो जाएगा, सारा चीज़ हो चुका है और आ जाएगा 10 दिन के अंदर, ठीक है। उसको ऑर्डर दिया गया है, उसको बस पेमेंट थोड़ा सा बाकी है, वो प्रोसेस कर चुका है शायद ऑर्डर। ओके, XYZ तीनों पार्टनर हैं, ये लोग जॉइंटली प्रॉमिस किया कि 3 लाख रुपया डी को पे करेगा। वाई इंस्टॉलमेंट हो गया और उसका प्राइवेट एसेट जो है वो सफिशिएंट नहीं है, खाली 1/5 डेट पे कर सकता है। अभी देखो क्या बोल रहा है, ये सब क्वेश्चन थोड़ा इमेजिन करने वाला होता है। एक्स है, वाई है, जेड है, तीनों मिलके किससे प्रॉमिस किया? डी से। कितना रुपया देगा? 3 लाख। वाई इंस्टॉलमेंट हो गया और इससे खाली 1/5 मिल पा रहा है, ऐसे समझो। जनरली तीनों को कितना देना पड़ता? 1 लाख ये देता, 1 लाख ये देता, 1 लाख ये देता। वाई क्या हो गया? दिवाला निकल गया, कुछ दे पाएगा? भिखारी बन गया, लेकिन फिर भी इसका एसेट बिका तो ये कितना दे पाया? 1 लाख का 1/5 कितना हुआ? 20,000। कितना नहीं दे पाया? 80,000। सवाल उठता है कि क्या x इज कंपेल्ड टू पे द होल अमाउंट। x को बोला जा रहा है कि वो पूरा 80,000 दे, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। x और z इक्वल प्रोपोर्शनेट में देगा, यानी कि 80,000 बाई 2 होगा, 40,000 x देगा, 40,000 z देगा, राइट है कि नहीं? ये हम लोग को समझ आया। भैया क्या एग्जाम में ऐसे ड्रॉ करके समझ सकते हैं? हाँ, करो, कोई दिक्कत नहीं, रफ लिख के करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर आंसर लिखने का पारी आएगा। सेक्शन इंपॉर्टेंट है ये, देखो ये वाला, इससे रिलेटेड हम लोग कितना सारा क्वेश्चन देख चुके हैं। 43 को कोट करते हुए बोलेंगे, ये वाला पूरा बात लिख देंगे। देखो कैसे लिखा। सबसे पहले 2 या 2 से ज़्यादा दिन करता है तो उसको जॉइंट प्रॉमिस बोलते हैं। एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं होता है तो क्या किसी को कंपेल किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। उसके बाद बोले कि अगर मानो एक जन इंस्टॉलमेंट हो गया तो बाकी से कंट्रीब्यूशन लेंगे। अगर कोई रेशियो डिसाइडेड नहीं है तो कंट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए। फिर यहाँ पे ये सब इंट्रोडक्शन था। फिर बॉडी में आए। देखो इंट्रोडक्शन जरूरी नहीं है एक ही पॉइंट हो, यहाँ पे 3-4 पॉइंट बोलना पड़ा ना इंट्रोडक्शन में। जॉइंट प्रॉमिस क्या है, हाँ कंपेल कर सकते हैं बाकियों को, अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या करेंगे, अगर रेट नहीं दिया तो क्या करना है, ये सब ऐसे करके इंट्रोडक्शन अलग अलग पॉइंट का हो सकता है।
फिर बॉडी से सबको ऐड करके दिखाएंगे। ये सारा चीज जो किया ना सिंपल हिंदी में लिख देंगे कि सबको लाख लाख रुपया देना था, इसका 1/5 यानी कि 20,000 मिला, 80,000 नहीं मिला तो उसको 40,000 डिवाइडेड बाई 240,000 दोनों को देना पड़ेगा। ये बात इंग्लिश में लिख के बोलेंगे हेंस एक्स कैन रिकवर फ्रॉम जेड ओनली ₹1,40,000। बाकी तो जेड को पूरा का पूरा कंपेल नहीं कर सकता इसको देने के लिए। कुछ टफ था ये नहीं। अगला एक्स और वाई कॉन्ट्रैक्ट में आया 1 अगस्त को, जिसमें एक्स 50 टन शुगर भेजा वाई को कुछ प्राइस पे और बोला कि देखो 10 दिन के अंदर भेज देना है। वाई जो है 50,000 रुपये एडवांस दे दिया पूरा का पूरा। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो था इनके बीच में वो खाली रोड का था। फ्लड आ गया और 2 तारीख को नहीं, 2 तारीख को फ्लड आ गया। कब हुआ था कॉन्ट्रैक्ट? 1 को, 10 दिन को देना था और वो रोड तो डैमेज हो गया। क्या 10 दिन में पहुंचेगा? नहीं, पहुंचते पहुंचते 20 तारीख हो गया। वाई बोला नहीं हम पैसा देंगे ही नहीं, तो 20 तारीख को पहुंचाया है। क्या वाई सही है? नहीं। अब क्या, सॉरी एक्स ना, हाँ एक्स बोला कि हम पैसा देंगे नहीं, क्या वो सही है? नहीं। अच्छा एक्स बोल रहा है कि चलो हम तेरे को पैसा देंगे लेकिन 10,000 रुपये काट के देंगे, क्या वो सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि किसी का भी गलती है नहीं। वाई क्लेम कर रहा है कि यार सुनो मेरे 50,000 रुपये पूरा वापस करो, तुम लेट किया, वापस ले जाओ चीनी। क्या ये सब हो सकता है? नहीं। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, पूरा कहानी, ये सारा चीज को कहानी में एक ही क्वेश्चन में 4-5 चीज घुसा देगा और तुमसे पूछेगा और तुमको आंसर लिखना होगा। कैसे स्टार्ट करते हैं आंसर? अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स ऑफ केस इट कैन बी क्लियरली ऑब्जर्व दैट द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू द पार्टीज आर बाय मिस्टर एक्स एंड वाई एंड इट इज ऑन द टॉपिक ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट विच इज सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं, ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फिर टाइम एसेंस वाला वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब पॉइंट लिखेंगे और एट लास्ट में क्या होगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है किसी ऐसा रीजन के कारण जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो क्या केस किया जाएगा? नहीं। लेकिन जो एडवांस लिया था वो वापस करना पड़ेगा ना। हाँ, एडवांस लिया था वापस करना होगा ना। 50,000 चीनी का 20 तारीख को पहुंचेगा तो हाँ करना होगा। क्लियर? समझ आया? ये वो वही है रिच वाला क्वेश्चन, रिच और सी हम लोग करके आए हैं। ठीक है, देखो सोचो इंस्टीट्यूट सीधे कॉपी पेस्ट किया है सवाल को, किया है ना, 10 सिटिंग 3 मंथ सी के सेम नाम, 2019 में ऐसा क्वेश्चन आया था। उसके बाद सोनू मल एक बहुत ही रईस मारवाड़ी होगा, ठीक है, वही लोग करता है ना, ये क्या बोलते हैं, लाला लोग करता है ये काम। कौन सा काम? उधार देने का काम, है ना। जो लोग वो पहले, देखो लाला कौन है, तुम लोग सुना है, लाला मेरे माँ के कंगन वापस कर दे रहे, एक करके गाना है। क्यों बोला जाता है ऐसा? पहले के टाइम पे जो लोग, हम लोग का पता है कास्ट सिस्टम का मतलब क्या है। जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा काम था किसी को उधार देना तो हम लाला थे, अगर मेरा काम था ज्वेलरी का तो हम सुनार थे, ठीक है, अगर मेरा काम था राशन का तो हम बनिया थे। उस तरीके से हुआ, यानी कि अगर इफ आई एम अ बनिया तो मेरे पूर्वज जो थे वो ये काम करते होंगे कभी कभी, ठीक है। ये सिस्टम होता है कास्ट का। तो यहाँ पे सोनूमल एक वेल्दी इंडिविजुअल है, वो लोन दिया 80,000 का किसको? दातूमल को। अब जो बोरोवर है दातूमल, वो बोला कि 1.5 लाख रुपया और चाहिए। सोनूमल बोला हाँ दे देंगे, लेकिन धीरे धीरे करके देंगे, अलग अलग डेट पे। लाख रुपया 28 फरवरी को दिया, बाकी 50 3 मार्च को दिया। ये किस टॉपिक पे सवाल होगा? अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। 10 मार्च को 75,000 रुपया वापस किया सोनूमल, ये बोलते हुए कि वो जो 50,000 दिए थे ना ये उसका वाला है। तो मतलब एक्सप्रेसली बता दिया। तो यहाँ पे हम कुछ और कर सकते हैं? क्रेडिटर कुछ और कर सकता है? नहीं कर सकता। और फिर क्या बोला सोनूमल? बोला कि देखो हमको ऐसे मन नहीं है, हम किसी और तरीके से करना चाहते। क्या सोनूमल ये कर सकता है? क्रेडिटर ये बोल सकता है कि नहीं नहीं मेरा जैसा सिस्टम होगा हम वैसे करेंगे, तुम मत बताओ? नहीं कर सकता। डेटर जैसे बोलेगा वैसे ही करना होगा। तो देखो 6 मार्क्स का सवाल था। पहला, मिस्टर दातूमल करेक्ट है क्या? हाँ मिस्टर दातूमल करेक्ट है क्या? देखो एक सेकंड, यहाँ पे आते हैं। नाम ऐसा रखा ना ये लोग, देखो ये वो तीनों पॉइंट को पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन में लिखा। हम लोग को भी सारा बात लिखना होगा भैया। एक टॉपिक पे सवाल आया है फिर भी सारा बात लिखना होगा। 6 मार्क्स का है, मतलब वो लोग चाह रहा है कि पूरा रटा रटाया ज्ञान ऐसे लिख के आओ। मार्क्स मैटर करता है। अगर यही 3 मार्क्स का होता है हम लोग डायरेक्ट मैटर पे डायरेक्ट जवाब देते हैं, लेकिन 6 मार्क्स का है, मतलब वो लोग का पूरा एक्सपेक्टेशन है कि सारा बात होना चाहिए। तो तीनों पहले ऑप्शन लिखेंगे क्या क्या होता है, फिर हम लोग लिखेंगे कि इस केस में दातूमल सही है कि जैसे हम पैसा दे रहे हैं और अप्लाई करने बोल रहे हैं वैसे करो, डी फॉर दातूमल यानी कि डेटर, ठीक है, और क्रेडिटर सही नहीं है। यहाँ पे
व्हाट वुड बी द आंसर अगर बोरोवर डज नॉट इंसिस्ट सच ऑर्डर ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ रीपेमेंट, अगर जो बोरोवर है यानी कि जो उधार लिया था वो ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब डेटर नहीं बता रहा है, तो क्रेडिटर अपना मर्जी से करेगा, ठीक है, ओके। और लास्ट, व्हाट वुड द मोड ऑफ एडजस्टमेंट बी इन केस पार्ट ऑफ पेमेंट इन केस नीदर मिस्टर सोनूमल नॉट, अच्छा दोनों नहीं बता रहे तो एडजस्टमेंट क्या होगा भैया, ये तो लॉ में पढ़ाया ही नहीं। इट विल बी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, बोले थे ना हम फीफो होता है, तो वो लिख देंगे। ये बात तुम लोग को लॉ में नहीं दिखाया है लेकिन यहाँ पर है, तो तुम लोग का जब एग्जाम में आएगा तो ये इसको जरूर से स्टार मार्क करना याद से देखकर, ठीक है, जब स्कैनर आएगा तो नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग का यूनिट 4 पूरा का पूरा कंप्लीट होता है।